नमस्ते और स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के साहित्य की। और यकीन मानिए, ये सिर्फ धूल, किलों और रेगिस्तान की कहानियों से कहीं ज्यादा दिलचस्प और गहरा है। बिल्कुल। ज्यादातर लोग जब राजस्थान के बारे में सोचते हैं तो उन्हें राजा महाराजाओं की वीरता या शायद मीराबाई के भजन याद आते हैं। हाँ। लेकिन साहित्य की दुनिया इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। हाँ, और इसी दुनिया को समझने के लिए हमारे पास उड़ान गुरुकुल के नोट्स हैं, जो एक तरह से हमारा नक्शा है। आज का हमारा मिशन सिर्फ कुछ कवियों के नाम रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इस साहित्य ने सदियों से राजस्थान की पहचान को कैसे गढ़ा है। सही कहा आपने। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि अपनी पहचान को बचाने और बनाने की एक लंबी लड़ाई है। पहचान बनाने की लड़ाई, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। हम देखेंगे कि कैसे यहाँ की भाषा ने अपनी जगह बनाई, कैसे साहित्य समाज के साथ साथ बदला और आज कौन लोग और संस्थाएं इस मशाल को आगे लेकर जा रहे हैं। तो फिर चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हर कहानी शुरू होती है, भाषा की जड़ों से। ये जो राजस्थानी भाषा है, जिसकी मिठास की इतनी चर्चा होती है, ये आई कहां से? देखिए, इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। इसकी जड़ें एक पुरानी भाषा मरु गुर्जरी अपभ्रंश में है। मरु गुर्जरी अपभ्रंश? जी, यूं समझिए कि ये एक माँ की तरह थी जिससे आगे चलकर दो बेटियां हुईं। एक थी मरु भाषा जो आज की राजस्थानी है। अच्छा। और दूसरी थी गुर्जरी जिससे आज की गुजराती भाषा बनी। अरे वाह, मतलब राजस्थानी और गुजराती सगी बहनें हैं? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। हाँ, कह सकते हैं। दोनों में कुछ कुछ समानताएं महसूस होती हैं, शायद इसीलिए। बिल्कुल। और इस भाषा का विकास भी एकदम से नहीं हुआ। इसे हम मोटे तौर पर 4 पड़ावों में देख सकते हैं। 4 पड़ाव? जी, 11वीं से 13वीं सदी तक तो यही गुर्जरी अपभ्रंश का दौर था। फिर 13वीं से 16वीं सदी के बीच प्राचीन राजस्थानी का रूप सामने आया, जिस पर जैन साहित्य का गहरा असर था। और उसके बाद? फिर आया 16वीं से 18वीं सदी का दौर, जिसे मध्यकालीन राजस्थानी कहते हैं। ये वो जमाना था जब चारण कवियों की तूती बोलती थी। अच्छा, चारण साहित्य वाला युग। हाँ, उनकी वीर रस से भरी कविताएं ही उस युग की पहचान है। और फिर 18वीं सदी से लेकर आज तक हम आधुनिक राजस्थानी के दौर में हैं। तो ये एक लंबा सफर है। ठीक है, तो भाषा ने अपना रूप बदला, लेकिन मुझे इस बात में ज्यादा दिलचस्पी है कि जब भाषा बदल रही थी तो उसमें लिखी जाने वाली कहानियों और कविताओं में क्या बदलाव आ रहे थे? मतलब साहित्य समाज का आईना होता है, तो उस आईने में तस्वीर कैसे बदल रही थी? बहुत अच्छा सवाल है। साहित्य की तस्वीर भी बिल्कुल समाज के हिसाब से ही बदल रही थी। जैसे भाषा के चरण हैं, वैसे ही हम साहित्य के भी 4 बड़े युग देख सकते हैं। अच्छा। पहला था वीर गाथा काल, जो करीब 1050 से 1450 ईस्वी तक चला। वीर गाथा काल, नाम से ही लग रहा है कि इसमें तलवारों की खनक और युद्ध के नगाड़ों की गूंज होगी। एकदम सही अंदाजा लगाया। वो दौर ही विदेशी आक्रमणों का था। समाज हर रोज एक नई चुनौती का सामना कर रहा था। तो साहित्यकारों ने क्या किया? ऐसे में साहित्यकारों ने कलम को तलवार बना लिया। उनका काम था वीरों की ऐसी कहानियां सुनाना जिससे लोगों का मनोबल बना रहे, उनमें संघर्ष की भावना जिंदा रहे। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, श्रीधर व्यास की एक रचना है रणमल छंद, जो इसका बेहतरीन उदाहरण है। ये कविता उस दौर के लिए समझिए एक बूस्टर डोज का काम करती थी। तो उस दौर में तो कलम तलवार का काम कर रही थी, जोश भर रही थी। लेकिन जब लड़ाइयों का शोर थोड़ा थमा और समाज का ध्यान भगवान की तरफ गया, तो क्या कलम ने भी अपना रास्ता बदल लिया? बिल्कुल बदल लिया। तलवारें जब म्यान में गईं तो कलम ने माला उठा ली। 1450 से 1650 ईस्वी के बीच आया भक्ति काल। भक्ति काल, ये एक बड़ा बदलाव था। समाज का फोकस युद्ध से हटकर अध्यात्म पर आ गया। इसमें भी 2 धाराएं थीं। एक तरफ दादूपंथी और रामस्नेही जैसे निर्गुण संत थे, जो ईश्वर के निराकार रूप की बात करते थे। जी। और दूसरी तरफ थी मीराबाई, जिनका कृष्ण के लिए प्रेम किसी से छिपा नहीं है। वो सगुण भक्ति की सबसे बड़ी मिसाल हैं। हाँ, वो तो है ही। लेकिन एक और नाम है जो थोड़ा हैरान करता है, पृथ्वीराज राठौड़। बीकानेर के राजकुमार। वही, एक योद्धा, लेकिन उन्होंने वेली के सन रुक्मणी री जैसी अद्भुत भक्ति रचना लिखी। ये दिखाता है कि भक्ति की धारा कितनी मजबूत थी कि उसने राजमहलों के दरवाजे भी खटखटा दिए। ये तो कमाल की बात है। भक्ति के बाद क्या हुआ? क्या समाज फिर बदला? श्रृंगार और रीति? हाँ, अब जोर वीरता और भक्ति से हटकर प्रेम कहानियों,
कविता लिखने के नियमों यानी काव्यशास्त्र और जीवन जीने की कला यानी नीति पर आ गया। राजिया रासोठा जैसी रचनाएं इसी दौर में बहुत लोकप्रिय हुईं। और फिर आया आज का दौर, यानी आधुनिक काल। हाँ, 1850 के बाद, खासकर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद साहित्य में एक नई आग, एक नई चेतना दिखाई दी। मतलब अब बात सिर्फ राजाओं और भगवान की नहीं रही। बिल्कुल, अब साहित्यकार, आम आदमी, समाज और देश की बात कर रहे थे। बूंदी के सूर्यमल, मीसण और मारवाड़ के बाकीदास जैसे कवियों ने अपनी लेखनी से इस नई सुबह का ऐलान किया। वाह, ये तो साहित्य के जरिए समाज के विकास की पूरी कहानी है। अब जरा उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने ये कहानी लिखी। अगर हमें राजस्थानी साहित्य को समझना हो तो वो कौन से 3-4 नाम हैं जिनके बिना बात आगे बढ़ ही नहीं सकती? देखिए, सूची तो बहुत लंबी है, लेकिन अगर हम स्तंभों की बात करें तो 3 नाम सबसे पहले आते हैं। कौन कौन? पहले हैं चंद्रवर दाई। उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखकर वीर काव्य की वो नींव रखी जिस पर सदियों तक इमारतें बनती रहीं। और दूसरे मोहनोत नैणसी होंगे मैं ना? बिल्कुल, मोहनोत नैंसी सिर्फ इतिहासकार नहीं थे, वो अपने जमाने के कह सकते हैं डेटा साइंटिस्ट थे। डेटा साइंटिस्ट, ये तो दिलचस्प है। हाँ, उन्होंने सिर्फ कहानियां नहीं लिखी बल्कि आंकड़े जमा किए हैं। उनकी नैंसीरी ख्यात और मारवाड़ परगनारी विगत आज भी इतिहासकारों के लिए खजाना है। हम विगत पर आगे और बात करेंगे, वो एक कमाल की चीज है। ठीक है। और तीसरा स्तंभ? तीसरे हैं विजयदान देथा, जिन्हें हम प्यार से बिज्जी भी कहते हैं। बिज्जी। उन्होंने एक क्रांतिकारी काम किया। उन्होंने कहानियों को शाही महलों और किताबों से निकालकर गांव के चौपाल तक पहुंचा दिया। उनकी बातानी फुलवारी लोक कथाओं का ऐसा संग्रह है जिसने राजस्थान की आत्मा को आवाज दी। ये तो हुए 3 स्तंभ, लेकिन इनके अलावा भी तो कई सितारे होंगे। आधुनिक युग में किसका नाम सबसे ऊपर आता है? आधुनिक युग में अगर किसी एक का नाम लेना हो तो वो है कन्हैया लाल सेठिया। पाताल पीठड़ वाले? हाँ, वही। वो कविता तो राजस्थान का राष्ट्रगान जैसी है। उन्होंने अपनी कविताओं मिंझर और लीलटान से राजस्थानी भाषा को एक नई ऊर्जा दी। और इनके साथ कोई और? सीताराम लालस का नाम भी सुना है। उनका योगदान क्या था? सीताराम लालस का काम तो बिल्कुल अलग और शायद सबसे जरूरी था। सोचिए, उस दौर में जब राजस्थानी को कई लोग सिर्फ एक बोली मानकर खारिज कर देते थे, उस एक आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर राजस्थानी शब्दकोश तैयार कर दिया। ये सिर्फ शब्द जमा करना नहीं था, ये भाषा को एक सम्मान, एक अकादमिक पहचान दिलाने की लड़ाई थी। एक भागीरथी प्रयास था ये तो। बिल्कुल। इस साहित्य की एक और बात मुझे आकर्षित करती है, वो है इसकी विविधता। ये सिर्फ कविता तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। यहाँ उपन्यास लिखे गए जैसे अब्दुल वाहिद कमल का घराणों, नाटक लिखे गए जैसे डॉक्टर अर्जुन देव चारण का धर्मयुद्ध, और कहानियां? सावर दया ने एक दुनिया महारी जैसा कहानी संग्रह दिया। यहाँ तक कि बसीर अहमद मयूख ने मिर्जा गालिब की शायरी का राजस्थानी में अनुवाद करके दिखाया कि ये भाषा कितनी उदार और ग्रहणशील है। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात पर आते हैं। हमने सुना कि राजस्थानी साहित्य में लिखने के कुछ बहुत ही खास, अनोखे तरीके या विधाएं हैं। ये ख्यात, विगत, वचनिका, ये सब क्या है? सुनने में बड़े भारी शब्द लगते हैं। ये शब्द भारी जरूर लगते हैं, लेकिन इनके पीछे का विचार बहुत सरल और अनोखा है। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ख्यात। ख्यात, इसका सीधा मतलब है ख्याति यानी प्रसिद्धि। ये राजा महाराजाओं द्वारा लिखवाया गया अपने वंश का इतिहास होता था। समझिए कि ये उस जमाने की ऑफिशियल बायोग्राफी थी। तो ये सिर्फ राजा की तारीफों का पुलिंदा होता था? ज्यादातर तो हाँ, लेकिन ये भी 2 तरह का होता था। एक था संलग्न ख्यात, जिसमें एक के बाद एक सभी राजाओं का इतिहास क्रम से लिखा जाता था, जैसे दयाल दास री ख्यात। और दूसरा? और दूसरा ज्यादा दिलचस्प था, बात संग्रह। इसमें किसी एक वंश के बजाय इतिहास की अलग अलग सच्ची झूठी छोटी बड़ी घटनाओं और कहानियों का संकलन होता था। अच्छा। मोहनोत नैंसी की नैंसीरी ख्यात इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वो एक तरह से उस जमाने के किस्सों का एंथोलॉजी है। ठीक है, तो ख्यात हुआ इतिहास और कहानियों का मिश्रण। लेकिन विगत क्या चीज है? आपने नैन्सी का जिक्र करते हुए कहा था कि ये कमाल की चीज है। और ये सच में कमाल है। सुनिए, ख्यात और विगत दोनों इतिहास है, लेकिन इनमें जमीन आसमान का फर्क है। वो कैसे? ख्यात अगर एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है तो विगत एक सोशियो इकोनॉमिक रिपोर्ट है।
मुड़ोत नैन्सी की मारवाड़ रा परगना री विगत को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। एक मिनट, गजेटियर मतलब इसमें सिर्फ राजाओं की लड़ाइयों का जिक्र नहीं था? लड़ाइयों का जिक्र तो था ही, लेकिन असली खजाना कुछ और है। उसमें हर परगने मतलब जिले की कुल आबादी कितनी है, वहां से सरकार को कितना राजस्व मिलता है। सच में? हाँ, जमीन कितने प्रकार की है, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, सिंचाई के लिए तालाब और कुएं कितने हैं, ये सब कुछ लिखा है। अरे वाह, ये उस जमाने की वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट थी एक तरह से। बिल्कुल, यह हमें बताती है कि इतिहास सिर्फ राजाओं और उनकी राजधानियों में नहीं, बल्कि गांव की फसलों और लोगों की आमदनी में भी बसता है। ये तो सच में अविश्वसनीय है। मतलब 17वीं सदी में कोई इतना लहीले डेटा इकट्ठा कर रहा था। अच्छा, वचनिका और वाद के बारे में भी बताइए। वचनिका एक तरह की गद्य पद्य मिलीजुली रचना होती थी। इसकी भाषा बड़ी लयबद्ध और काव्यात्मक होती थी। इसमें क्या होता था? इसमें किसी वीर पुरुष की उपलब्धियों का बखान होता था, जैसे शिवदास गार्डन की अचल दास ठीचीरी वचनिका। और वात तो सबसे प्यारी चीज है। वात? हाँ, वात का सीधा मतलब है कहानी या किस्सा। तो ये बस कहानियों की किताबें हुई? नहीं, सिर्फ किताबें नहीं, वात कहने और सुनने की एक पूरी परंपरा थी। कहानी सुनाने वाला सुनाता था और सुनने वाले, खासकर बच्चे, बीच बीच में हुंकार भरते थे। हुंकार मतलब हूं, हाँ, अच्छा। ये हुंकार कहानी कहने वाले को बताता था कि सुनने वाला कहानी में डूबा हुआ है। ये उस जमाने का इंटरैक्टिव सेशन था। वाह, ये तो आजकल के पॉडकास्ट जैसा ही है, जहाँ श्रोताओं की प्रतिक्रियाएं मायने रखती हैं। हाँ। और भी कोई अनोखी विधा है? हाँ, एक है मरस्या। ये एक तरह का शोक काव्य है। जब कोई बड़ा योद्धा या सम्मानित व्यक्ति युद्ध में मारा जाता था, तो उसकी मृत्यु पर शोक जताने और साथ ही उसकी वीरता को सलाम करने के लिए मरस्या लिखी जाती थी। तो इसमें दुख और गौरव दोनों होते थे? हाँ, दोनों का एक अनोखा संगम होता है। इनके अलावा रासो यानी वीर काव्य, वेली यानी धार्मिक ऐतिहासिक काव्य और दवावैत जिसमें उर्दू फारसी शब्द होते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो एक बहुत बड़ी, गहरी और विविध विरासत है। मेरा सवाल यह है कि आज के इस तेज रफ्तार जमाने में इस विरासत को कौन संभाल रहा है? क्या कोई है जो इसे संरक्षित कर रहा है और नई पीढ़ी तक पहुंचा रहा है? सौभाग्य से इसका जवाब हाँ है। राजस्थान में संस्थानों का एक बहुत मजबूत नेटवर्क है जो इसी काम में लगा है। जैसे? सबसे पहला और बड़ा नाम है उदयपुर की राजस्थान साहित्य अकादमी। ये मधुमती नाम की बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका निकालती है, जो हिंदी साहित्य में एक बड़ा नाम है। और खास तौर पर राजस्थानी भाषा के लिए भी कोई संस्था है? हाँ, उसके लिए बीकानेर में राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी है। इनकी पत्रिका है जागती ज्योत। ये संस्था सीधे तौर पर राजस्थानी भाषा के लेखकों को प्रोत्साहित करती है। मैंने जोधपुर के रूपायन संस्थान का भी बहुत नाम सुना है, खासकर इसके संस्थापकों कोमल कोठारी और विजयदान देथा का। और वो नाम हर सम्मान का हकदार है। कोमल कोठारी और बिज्जी ने मिलकर ये संस्थान बनाया। इनका काम अद्भुत था। क्या खास था उसमें? कोमल कोठारी ने घुड़ला जैसे गुमनाम हो रहे लोक नृत्यों को खोजा और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया। ये संस्थान सिर्फ साहित्य नहीं, बल्कि पूरी लोक संस्कृति, संगीत, कला, नृत्य को बचाने का काम कर रहा है। और राजधानी जयपुर में? जयपुर में जवाहर कला केंद्र है, जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी। इसकी इमारत ही अपने आप में एक कलाकृति है, जिसे मशहूर वास्तुकार चार्ल्स कॉरिया ने डिजाइन किया था। ये तो हुए कला और साहित्य के संस्थान, लेकिन वो जो पुराने दस्तावेज हैं, ख्यात और विगत जैसी पांडुलिपियां, उन्हें कौन बचाता है? उनके लिए भी खास संस्थान है। टोंक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान है, जहां अरबी और फारसी की हजारों पुरानी पांडुलिपियां सुरक्षित हैं। और सबसे महत्वपूर्ण? सबसे महत्वपूर्ण है बीकानेर का राजस्थान राज्य अभिलेखागार। ये हमारे इतिहास का खजाना है। यहाँ सदियों पुराने सरकारी फरमान, चिट्ठियां और दस्तावेज सहेज कर रखे गए हैं। और ये भी जानना दिलचस्प है कि सिर्फ राजस्थानी ही नहीं, बल्कि जयपुर और श्रीगंगानगर में उर्दू, सिंधी, ब्रजभाषा और पंजाबी के लिए भी अलग अलग अकादमियां हैं। बिल्कुल, और ये बात राजस्थान की सबसे बड़ी खूबसूरती को दिखाती है। ये दिखाता है कि यहाँ की संस्कृति किसी एक भाषा की जागीर नहीं है, बल्कि एक गुलदस्ते की तरह है, जिसमें कई तरह के फूल एक साथ खिलते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ हो गई, राजस्थानी साहित्य सिर्फ एक भाषा का साहित्य नहीं है, ये एक पूरी संस्कृति का,
एक पूरे समाज का दर्पण है। सही बात है। हमने इसकी जड़ों से लेकर आज तक के सफर को देखा, विगत जैसी अनोखी विधाओं को समझा और उन संस्थानों को जाना जो इस विरासत के पहलेदार हैं। ये सच में एक ऐसी परंपरा है जो राजाओं के युद्ध घोष से शुरू होकर मीरा के भजनों से गुजरती हुई आम आदमी की लोक कथाओं और यहाँ तक कि उस जमाने के आर्थिक सर्वेक्षणों तक फैली हुई है। इसमें हर रंग, हर रस मौजूद है। और यहाँ श्रोताओं के लिए सोचने लायक एक बात है। आज हमने कहानी कहने और इतिहास दर्ज करने के कई पारंपरिक राजस्थानी तरीकों के बारे में बात की, ख्यात, वात, विगत। सोचने वाली बात यह है कि आज के इस डिजिटल युग में जहां हर कोई अपनी कहानी कह रहा है, ये पुराने तरीके हमें क्या सिखा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। क्या आज का कोई ब्लॉग या ट्विटर थ्रेड हमारे समय की विगत बन सकता है, जो सिर्फ घटनाओं को नहीं बल्कि समाज की आर्थिक सामाजिक सच्चाई को भी दर्ज करे? क्या हमारे पॉडकास्ट हमारे दौर की वात परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।